नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात आज हम पुलवामा को लेकर करने वाले हैं। पूरे 5 साल हो चुके हैं पुलवामा हमले को हुए, और इस हमले में क्या कुछ मौजूदा हालातों में प्रभाव पड़ा है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। क्या कुछ इसमें एक्शन लिए गए हैं, क्या इसके तार निकल कर आए हैं, और क्या कुछ एनआईए का कहना है, उस पर भी डिटेल से बातचीत होगी। साथ ही साथ में बातचीत ये भी होगी कि पिछले 5 सालों में कितनी शहादतें सरहद पे हुई और फिर भी खामोशी क्यों है। कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर पाकिस्तान से भी आज हमारे पास है, जहां पर सेना ने पूरे देश को उलझाकर रख दिया है। कैसे 2 परिवार जो हैं अब पाकिस्तान के ऊपर अगले 5 साल राज करने वाले हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ इजराइल के सामने एक नई परेशानी खड़ी हो चुकी है, लेकिन वो परेशानी कौन सी है उस पर भी डिटेल से चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पुलवामा आतंकी हमले के 5 साल पूरे। पुलवामा हमले में 40 सैनिक हुए थे शहीद। भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक से लिया था बदला। एलओसी पार अभी भी एक्टिव हैं आतंकी कैंप। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलवामा आतंकी हमले के 5 साल पूरे। पुलवामा हमले में 40 सैनिक हुए थे शहीद। भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक से लिया था बदला। एलओसी पार अभी भी एक्टिव हैं आतंकी कैंप। पुलवामा आतंकी हमले के 5 साल पूरे। पुलवामा हमले में 40 सैनिक हुए थे शहीद। भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक से लिया था बदला। एलओसी पार अभी भी एक्टिव हैं आतंकी कैंप। पुलवामा आतंकी हमले के 5 साल पूरे। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। 14 फरवरी 2019 को क्या हुआ था। श्रीनगर से जम्मू जा रहा था सीआरपीएफ का काफिला। काफिले में करीब 60 से ज्यादा वाहन शामिल थे। 60 वाहनों में 2547 जवान मौजूद थे। अवंतीपोरा के पास गोरीपोरा में आतंकी हमला हुआ। विस्फोटक से भरी कार जवानों की बस से भिड़ी। घर आ रहे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। 25 फरवरी 2019 भारत ने एयर स्ट्राइक की। बालाकोट में आतंकी कैंप तबाह किए। 300 आतंकी ढेर। मिराज और सुखोई ने मिलकर पाकिस्तान में तबाही मचा दी। लेकिन तस्वीर का एक और पहलू जिस पे बात होना जरूरी है। देखिए, पुलवामा के बाद कितने हालात बदले हैं। 2019 की बात करें, 154 आतंकी मारे गए, लगभग 80 जवान शहीद हुए। 2020 की बात करें, 244 आतंकी हमले हुए, 221 आतंकी मारे गए, 80 जवान शहीद हुए। 2021 की बात करें, 229 आतंकी हमले हुए, 182 आतंकी मारे गए, 44 जवान शहीद हुए। 2022 की बात करें, 242 आतंकी हमले हुए, 172 आतंकी मारे गए, 31 जवान शहीद हुए। 2023 की बात करें, 48 एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें 76 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए। तो ये मोटा मोटा आंकड़ा है, यानी कि सरहद पार से अभी भी आतंकी हमले जारी हैं। और खासकर पुंछ राजौरी की बेल्ट पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा गर्म नजर आई है। लेकिन सवाल कई हैं जिनका जवाब तलाशना जरूरी है कि क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक और एक एयर स्ट्राइक काफी है उस मुल्क से जिसकी सोच ही आतंकी है। और समझाने के लिए आज 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। मेजर जनरल राजन कोचर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू। थैंक यू। अनुपम तिवारी, जाने माने एयर डिफेंस एक्सपर्ट, एयरफोर्स ऑफिसर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर आपको भी। धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप जी, आपने समय दिया। जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू। मेजर जनरल राजन कोचर सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगा।
5 साल पुलवामा को हो चुके हैं। पुलवामा के बाद एक एयर स्ट्राइक होती है और उसके बाद मैंने आंकड़े भी रखे, आपने भी देखे, दर्शकों ने भी देखे कि आतंकी हमलों में कमी नहीं हुई है। और हाल ही में हमने पुंछ राजौरी में कई आतंकी हमले देखे हैं। हमने 4 और 5 की फिगर में कई जवानों को खोया है। मेरा सवाल बड़ा अहम है सर कि क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक और एक एयर स्ट्राइक काफी है और उसके बाद एक खामोशी क्यों थी? राजेश जी, सबसे पहले आपके चैनल पे आज मैं 40 सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि अपनी देना चाहूंगा। और हमें अफसोस है कि ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें इतने सारे सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए। और फिर उसके बाद 5 साल हो चुके हैं और आपने बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स के साथ आपने प्रूव किया है कि अभी भी इन्फिल्ट्रेशन जारी है और आतंकी अटैक भी जारी है। तो इसकी कुछ वजह है। सबसे पहले ये है कि आप पाकिस्तान जैसी देश की सोच को नहीं बदल सकते हैं। वो सोच हमेशा रहेगी, बिकॉज पाकिस्तान फौज का सर्वाइवल वो है कि भारत में इन्फिल्ट्रेशन अपना कराते रहे और टेररिस्ट अटैक्स यहाँ पे होते रहे। तो आप मान के चलिए कि आप एक लाइन ऑफ कंट्रोल को 100% सील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ऐसा टेरेन है कि वहां पे गैप्स आपको मिलेंगे। दूसरी चीज, कोई भी इन्फिल्ट्रेशन होता है वो इंटरनल सपोर्ट के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो उनके जो पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद है। और जो हम ये देख रहे हैं राजौरी और पुंछ का जो एरिया है, ये 2016 तक ये एक्टिव नहीं था जी, बिकॉज यहाँ पे हमने काफी हद तक इसको कंट्रोल कर दिया था। फिर उसके बाद जब हमने देखा कि चाइना का जो एक चुनौती आई, तो कुछ रीडिप्लॉयमेंट हमको फोर्सेस की करनी पड़ी और उसकी वजह से इस एरिया में गैप्स आ गए जी। और इस गैप्स का फायदा उठाया गया है। और अभी आपकी जानकारी के लिए 18 सीआरपीएफ की कंपनीज को मोबिलाइज कर दिया इस एरिया में और 30,000 हमारे ट्रूप्स एडिशनल अभी इस एरिया में डिप्लॉय हो चुके हैं। और पूरा ये एक जंगल एरिया है और इसमें केव्स भी हैं और गुफाएं भी हैं, जिस तरीके की वो एक्चुअली छुपने के काम आती है। तो अभी आज की डेट में कोबिंग ऑपरेशन जारी हो चुका है और फौज की स्पेशल फोर्सेस को ये टास्क दिया गया है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि हमने जो अभी जो एक्शन लिया है और इसके बाद मैं उम्मीद रखता हूं कि इस टाइप की इन्फिल्ट्रेशन और इस टाइप का टेस्ट अटैक और जो एम्बुश हुए हैं, हमने जो देखे पिछले 6 महीने में जो इसको एम्बुश हुए लगातार होते आए हैं जी, अब इनके ऊपर अंकुश लगेगा। पर 1 या 2 सर्जिकल स्ट्राइक से ये मामला नहीं खत्म होने वाला है, बिकॉज जब तक हम कंटिन्यूस प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर नहीं डालेंगे तब तक संभव नहीं। मैं आता हूं सर, मैं और कई सवाल हैं इस मुद्दे से जुड़े हुए, मैं समझने की आपसे कोशिश करूंगा। अनुपम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया जाता है और मेरा बहुत साफ क्लियर है कि ये जो आतंकी हमले हुए, दिसंबर में भी आतंकी हमला हुआ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाते हैं, उससे पहले भी हमने कई जवानों को खोया है, पुलवामा के बाद से भी शहादतें जारी हैं। लेकिन अभी भी हम फैसला नहीं ले पा रहे कि सीमा पार आतंकियों को हमने टारगेट करना है या नहीं करना है। इसके पीछे अड़चन क्या है? देखिए राजेश जी, अड़चन मेरी समझ से तो कुछ भी नहीं है। सरकार के हाथों में चीजें हैं। सरकार जब चाहे तब स्ट्राइक के लिए कह सकती है। अगर वो सिचुएशन देखेगी, उसको लगेगा कि एयर स्ट्राइक करना या सर्जिकल स्ट्राइक करना एक बार फिर से मुफीद है, तो सरकार इस तरह का निर्णय ले सकती है।
लेकिन इनमें बहुत सारी चीजों को देखना चाहिए कि इंटरनल सिचुएशन कैसे, जैसे मेजर साहब ने एक चीज हिंट करी कि लोकल हैंडलर्स का सपोर्ट जरूर रहता है इस तरह की आतंकवादी घटनाओं। तो इस समय हमारी इंटेलिजेंस पूरी तरह से इस बात को सर्च कर रही होगी कि लोकल हैंडलर्स कौन है जो कि हथियार पहुंचा सकते हैं, या जो सीमा पार से हथियार आते हैं उनको कलेक्ट करके और अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर जो आतंकवादी हिंदुस्तान की सरहद के पार आ चुके हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो उन लोकल हैंडलर्स को चिन्हित करना और उनको एलिमिनेट करना, उनके कारनामों की उनको सजा दिलवाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज पुलवामा जैसी घटनाएं अभी हम दुर्भाग्य से कहीं फिर से देख सकते हैं। इतनी बड़ी घटना तो नहीं है, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि लगातार पुलवामा के बाद से आतंकवादी हमले हुए हैं, और अभी हाल ही में कई सारे ऑपरेशंस में ऐसा देखा है कि हमारे जवानों की शहादत। तो इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए आपको स्ट्रैट से काम करना पड़ेगा, आपको इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा पुख्ता करनी पड़ेगी। कश्मीर की आवाम को ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, हिंदुस्तान आपके साथ है, और आपको पाकिस्तान कितना भी बरगलाने की कोशिश करे, आपको हिंदुस्तान के ऊपर भरोसा रखना है। इस भरोसे को और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, और उसके लिए जो पॉलिटिकल मूव्स होने चाहिए वो सरकार लगातार कर रही है। तो मुझे लगता है कि सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल में आई है। जिस तरह से पहले लगातार घटनाएं इस तरह की होती थी, बड़ी संख्या में जवानों की शहादत होती थी, बड़ी संख्या में हम नागरिक मारे जाते थे, तो वो जो ऑपरेशन ऑल आउट चलाया आर्मी ने वहां पर, काफी लंबा ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का रिजल्ट कम से कम ये तो आया है कि आतंकवादियों ने अपना मोडस ऑपरेंडी चेंज किया है। अब वो लोन वोल्फ अटैक की तरफ आ रहे हैं, वो अब निरपराध लोगों को मार रहे हैं, वो अब पुलिस वालों के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके सिचुएशन इस तरह मोल्ड हो रही है कि जो कश्मीर का आम नागरिक है उसको भी लगने लगा है कि आतंकवादियों का साथ नहीं देना चाहिए और धीरे धीरे मुख्य धारा में आना चाहिए। अब थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा हमको भी, जैसा कि आपकी जो डिबेट का जो पैटर्न है उससे मुझे समझ में आ रहा है कि हमको क्या और ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि समय सीमा को देख करके जब जैसे ही हमको पता चलता है कि सीमा के उस पार कहीं लॉन्च पैड्स क्रिएट हो रहे हैं, उन लॉन्च पैड्स को अगर समय रहते हम तबाह नहीं करेंगे तो हम ऐसी शहादत लगातार देखते रहेंगे। और ये तो एक चिंताजनक पहलू होगा। मैं फिर आऊंगा सर आपके पास। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने एक और अहम पॉइंट जिसपे मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें कि सरकार कहती है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2019 के बाद से ही या कहें उससे पहले से ही, उड़ी हमले के बाद से ही बातचीत बंद है, लेकिन आतंक फिर भी चल रहा है। यानी कि बातचीत आप नहीं कर रहे लेकिन आतंक चल रहा है। फिर अब रास्ता क्या है? डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने देखिए राजेश जी, कश्मीर की जो समस्या है उसको 3 तरह से देखने की जरूरत है। एक तो वो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है जी, दूसरा वो सीमा पार की समस्या, और तीसरी जो बड़ी समस्या है वो वैदेशिक समस्या है, मतलब उससे बहुत सारे समूह जुड़े हैं। अब आप कश्मीर को यदि लें तो कश्मीर के लिए आप यह सोच लें कि सीमा पार के सारे आतंकी शिविरों को खत्म कर देंगे तो आतंकवाद कश्मीर में खत्म हो जाएगा। मेरे विचार में ऐसा सोचना थोड़ा मुश्किल लगता है। वो इसलिए भी क्योंकि देखिए जब 1987 में दुख्तरान मिल्लत एक आतंकी ग्रुप बना था महिलाओं का जी, आसिया इंद्रावी जो थी उसकी हेड थी। अब उसका बहुत क्लियर था कि जो कट्टरपंथी ताकतें या जो आतंकी हैं उन लोगों से कट्टरपंथी महिलाओं की शादी करवाई जाए। अब उसके बाद क्या हुआ, कैसा हुआ, और उसके बाद देखिए कट्टरपंथी जो लोग थे, आतंकी थे, उन समूहों से कट्टरपंथी महिलाओं ने जब शादी की तो उसके आप 1987 के बाद 10 साल के बाद जाइए 97-98 तक पत्थर मारने वाले जो लोग थे वो अधिकांश युवा होते थे। मतलब एक जो पूरी की पूरी जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को अलगाव वहां पर सिखा दिया गया। अब देखिए आपको यदि कश्मीर में आतंकवाद को रुकना है तो वो जो रेडिकल समूह तैयार हो गए उनका डीरेडिकलाइजेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आतंक से वापस को कैसे लौटे, और आतंक से वापस लौटने के लिए हमको बातचीत करना पड़ेगी, न केवल उन आतंकी समूहों से लेकिन पाकिस्तान से भी इस पर बातचीत करना पड़ेगी, क्योंकि वो जो समूचा ढांचा है वो पाकिस्तान ने तैयार किया है। तो नहीं, हमारा स्टैंड तो कायम है ना सर। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने हमारा स्टैंड कायम है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, लेकिन मेरा सवाल यह है कि बातचीत आप नहीं कर रहे हैं, उड़ी हमले के बाद से आपकी बातचीत बंद है, लेकिन आतंक फिर भी चल रहा है। नौ, आपके पास क्या ऑप्शन है? देखिए बिल्कुल अच्छा सवाल है आपको। देखिए एक बात बहुत क्लियर है कि
परमाणु क्षमता वाला देश भारत भी है और परमाणु क्षमता वाला देश पाकिस्तान भी है। हम ये नहीं सोच सकते कि हम पाकिस्तान में घुस के उसके सारे आतंकी ढांचों को, स्ट्रक्चर को नष्ट कर देंगे, क्योंकि कराची में जो मोइनुद्दीन कॉलेज जैसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज चलती है जहां से आतंक निर्यात होता है, तो आप पाकिस्तान पर जो वो बिल्कुल डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान की जो फौज है उससे कुछ भी करके हमारे शीर्षस्थ स्तर पर संबंध स्थापित करने को हम मजबूर है, क्योंकि हमने देखा है कि लोकतांत्रिक सरकारें जो पाकिस्तान में रही है वो कठपुतली सरकारें हैं और उनके दौर में कभी भी भारत से संबंध अच्छे नहीं रहे। इसके बजाय यदि परवेज मुशर्रफ जैसे लोग उस देश में यदि सैन्य तानाशाह बनते हैं तो भारत से संबंध मजबूत होने की संभावना बढ़ती है। तो मुझे यह लगता है कि जब तक सेना का सेना से कांटेक्ट नहीं होगा, माना वो बहुत दुष्ट है, वो उनकी दुष्टता, उनकी नीतियां खराब रही है, उनकी नीतियां ऐसी ही रहेंगी, लेकिन इसके बावजूद बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होना चाहिए। कम से कम कश्मीर के मामले में, इस मामले का हमको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। मैं मेजर जनरल राजन कोचर सर आपके पास आ रहा हूं। हमने पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद 5 साल हो चुके हैं, हमने क्या कुछ सीखा है सर? और क्या हम ये भी माने कि हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है? होने के बाद उन्हें भनक लगती है, होने से पहले कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां उन्हें अता पता नहीं होता कि क्या कुछ होने वाला है। देखिए राजेश जी, पुलवामा के अटैक से पहले भी 11 इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अवेलेबल थी और रॉ के तरफ से भी ये रिपोर्ट्स आई थी, जम्मू कश्मीर पुलिस की भी आई थी जी, कि एक सीरियन टाइप का अटैक, इसको हम सुसाइड बॉम्बिंग अपना बोलते हैं, एक पॉसिबिलिटी थी। और उसके बावजूद हमने इतना बड़ा कॉन्वॉय, आप जान सकते हैं 78 व्हीकल्स थी उस कॉन्वॉय में जी, और 2500 से ऊपर जवान थे उस कॉन्वॉय में। हमने उस को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को हमने नजरअंदाज करके हमने इस मूवमेंट को एक सैंक्शन दिया। तो अभी जो हमने सीखा, और स्पेशली आपका जो सवाल है कि इंटेलिजेंस को हम किस लेवल तक अपना लेके जाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है कि जो इंटेलिजेंस है, जैसे कि NIA आपके नेशनल लेवल पे है जी, आपका IB है, आपका जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है, और एक आपकी आर्मी इंटेलिजेंस एजेंसी है, चारों को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसमें सिनर्जी की बहुत जरूरत है, और वो सिनर्जी कई बार हमको कम देखने को मिलती है। दूसरा है कि आजकल जो इंटेलिजेंस आपको कहां से मिलती है, आपको एक तो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है जिसमें आप अपना मोबाइल फोन्स के थ्रू उनकी कॉन्वर्सेशन को पकड़ सकते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट है आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस जी। अब ये जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का एंगल है, हमने अभी इसको देखा है, जितने भी पुंछ और राजौरी में अटैक्स हुए थे, तो वो जो इन्फॉर्मर्स थे वो हमको भी इंफॉर्मेशन दे रहे थे और वो टेररिस्ट को भी इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तो एक बहुत अहम सवाल उठता है कि हम अपनी इंटेलिजेंस सोर्सेस को हम कैसे वेरीफाई करते हैं और कैसे इंश्योर करते हैं कि वो हमको डबल क्रॉस ना करें। तो ये इंपॉर्टेंट इसको मुद्दे हैं। और तीसरा ये जो है कि हम कंटिन्यूसली हमको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, साथ साथ हमको ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर ही एक ज्यादा अपना फोकस करना पड़ेगा। हमारे सामने इजराइल का एग्जांपल है कि पूरा उसको भरोसा टेक्नोलॉजी पे नहीं हम कर सकते, ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी हमको आगे लेके जाना पड़ेगा। और इसीलिए आपके चैनल के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जाना चाहिए गवर्नमेंट को भी कि आप अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस, आपको पता होना चाहिए कि आपके हैंडलर्स कौन है, आपके सिंपथाइजर्स कौन है, और डबल हैंडलर्स कौन है, मुझे लगता है इसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से बहुत नुकसान हमने हाल के महीनों में झेला है सर। अनुपम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुपम जी, एक पॉइंट मेरा और है, ब्रह्मदूत
अलूने सर ने भी बड़ी अहम बात कही। जो मौजूदा हालात हैं या जो इससे पहले के हालात पिछले 3-4 साल में पाकिस्तान के रहे और जो नजर आ रहा है, जो होने वाला है, ये उम्मीद करना कि आप वहां पर चुनी हुई सरकार से बात करें और वो उन चीजों को आर्मी पर इंप्लीमेंट करे, ये पॉसिबल नहीं है। क्या एक कोशिश हो सकती है या पहल हो सकती है या नहीं भी हो सकती कि सीधा आर्मी से बात की जाए? कितनी संभावना है सर इस बात की? नहीं राजेश जी, संभावना तो मुझे तो बिल्कुल जीरो लगती है कि आर्मी टू आर्मी कांटेक्ट होगा। आर्मी टू आर्मी कांटेक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी फिलहाल असंभव लगता है। वो प्रोसेस तब शुरू होगी जब सिविलियन टू सिविलियन कांटेक्ट हो, जब व्यापार चालू, जब पॉलिटिशियंस आपस में बैठे और बातचीत करें, तब जाकर के सेना का नंबर आता है। और शायद ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का एस्पेक्ट में फिलहाल नियर फ्यूचर में नहीं होता हुआ दिख रहा है। और मुझे पर्सनली अगर आप पूछें तो इसकी कोई संभावना भी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि आर्मी का काम है देश की सुरक्षा करना। वो आपके दूसरे देश की सेना के साथ बैठ करके आपके मसले नहीं सुलझाने वाली है। वो आपको सिक्योरिटी दे रही है, वो आपको कोर कमांडर मीटिंग कैसे अलग है? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि चाइना के साथ जो कोर कमांडर मीटिंग जो हो रही है वो कैसे अलग देखेंगे फिर आप? देखिए, चाइना के साथ सिचुएशन बॉर्डर पर तल्ख थी और वो आतंकवादी इन्फिल्ट्रेशन के अलावा सेना का इन्फिल्ट्रेशन था या उस जैसा कुछ था। तो वहां पर कोर कमांडर मीटिंग इसलिए हो रही थी कि जो वहां पे बटालियन तैनात हैं दोनों तरफ की, उनके बीच में ऐसा कोई बड़ा विवाद ना खड़ा हो जाए जिससे कि वहां पर शहादतें देखने को मिले, जाने चली जाएं, जैसा कि हमने 1-2 इंसिडेंट में देखा भी था। तो उस तरह की सिचुएशन ना आ पाए, वो एक क्षेत्रीय इशू था कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट में सेक्टर में स्थिति विस्फोटक है, तो उसको कोर कमांडर्स बैठ करके शांत डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप भारत और पाकिस्तान के एस्पेक्ट में बात करते हैं, ये बिल्कुल अलग विषय है। पाकिस्तान ने भारत को हमेशा से दुश्मन ही माना है, और अगर हम ये मानते रहे, अगर हम ये आज मानेंगे कि वहां पर डेमोक्रेसी हो या मिलिट्री राज हो या कोई और शासन हो, तो उसकी आदतें सुधर जाएंगी? साहब, नहीं सुधरेंगी। और तमाम, चाहे सिविलियंस रहे हो, चाहे मिलिट्री के रूलर्स रहे हो, सबने एक बात भारत के लिए कही है कि भारत उनका दुश्मन है। कुछ ने बहुत तल्ख तरीके से कहा है और कुछ ने ये बात ढके छुपे शब्दों में कही है। इस मामले में मैं जनरल कियानू को फिर भी बेहतर मानता हूं कि वो एकमात्र पाकिस्तान का ऐसा जनरल था जिसने खुले तौर पर हर जगह पर मीडिया में कहा है कि भारत मेरा दुश्मन है। उसने ऐसा कोई लाग लपेट नहीं कहा। तो कम से कम ऐसे दुश्मन से हम सचेत रह सकते हैं। बाकी चाहे मुशर्रफ की बात कर लें, चाहे सिविलियन गवर्नमेंट्स की बात कर लें, सब भारत के साथ अच्छे रिश्तों की बनाना चाहते हैं, भारत के साथ व्यापार भी करना चाहते हैं, भारत के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन भी बनना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद आतंकवादी पीठ में छुरा घोंपना भी जारी रखना चाहते हैं। मैं आता हूं सर, डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने माफी चाहूंगा, लेकिन फिर मैं आपके पास आऊंगा। थोड़ा सा समय मुझे दीजिएगा मेजर जनरल राजन कोचर सर के पास जाने के लिए। राजन कोचर सर, हम ईद पर और दिवाली पर अक्सर ऐसी तस्वीरें देखते हैं जहां पर मिठाइयों का आदान प्रदान दोनों देशों की सेनाओं की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से किया जाता है। मिठाई तो खिलाई जाती है और खाई भी जाती है, तो चेयर पे भी तो बैठा जा सकता है आमने सामने। देखिए, बॉर्डर की सिचुएशन को एक पॉलिटिकल सिचुएशन को आपको एक्चुअली अलग करना पड़ेगा। जो कोर कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस की इसको बात हो रही थी, वो बॉर्डर के मसले नहीं हल कर सकते जी। वो बेसिकली एक सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए कि वहां पे कोई ऐसा फ्लेयर अप नहीं हो जाए, कोई ऐसी स्कर्मिश नहीं हो जाए, फायर नहीं हो जाए कि मामला एक नेक्स्ट स्टेज पे चला जाए। तो इसलिए हम जब ये वाघा बॉर्डर के इंसिडेंट हम उसको देखते हैं, फिरोजपुर का भी जो बॉर्डर है उसको, वहां पे भी इंसिडेंट्स देखते हैं। ये बेसिकली एक जो वहां पे फोर्सेस हैं उनके बीच में अपना तनाव कम करने के लिए ये एक्चुअली किया जाता है कि आपस में जो बॉर्डर पे ऐसा कोई एक्शन नहीं होना चाहिए आपस की फोर्सेस में जिससे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए। जो ये पॉलिटिकल मसले हैं, अनुपम जी ने भी अच्छी तरीके से समझाया है, ये पॉलिटिकल मसले हमारे जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, वो उन्हीं के बीच में एक्चुअली रिजॉल्व होने चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आने वाली है जी, वो इसमें कुछ पहल करेगी, एटलीस्ट बातचीत को तो शुरू करे। और अगर आप अपने टेररिज्म की तरफ अगर आप बढ़ते रहेंगे तो हमने देख लिया आज पाकिस्तान का क्या हाल है, बिल्कुल, और पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है। तो पाकिस्तान को भी समझना
पड़ेगा कि अगर भारत से अगर यही रुख रहा आपका और अपनी दुश्मनी ऐसे रखनी है तो फिर पाकिस्तान कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। और वो खुद उसको पता भी है कि उसने जो सांप पाले थे वो किस प्रकार से आज खैबर पख्तूनवा से लेकर बलूचिस्तान में उसको खुद नवाज बन सकती हैं पंजाब की सीएम। नवाज शरीफ पर सेना को नहीं था भरोसा। बड़ी खबर आपको बता दें पाकिस्तान से, शहबाज शरीफ बन सकते हैं पाक पीएम। बिलावल भुट्टो होंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री। मरियम नवाज बन सकती हैं पंजाब की सीएम। नवाज शरीफ पर सेना को नहीं था भरोसा। जल्दी से ग्राफिक्स, फिर एक्सपर्ट्स के पास। दो परिवार चलाएंगे पाकिस्तान। मजे की बात है। देखिए, अगर शरीफ परिवार की बात करें, शहबाज शरीफ पाक पीएम होंगे। नवाज शरीफ की भूमिका भी तय नहीं है, लेकिन जो मरियम नवाज है, नवाज शरीफ की जो बेटी है मरियम नवाज, वो पंजाब की सीएम होंगी। और फिर जरदारी परिवार की बात करिए तो बल्ले बल्ले, बिलावल भुट्टो कहा जा रहा है या तो डिप्टी पीएम या फिर विदेश मंत्री होंगे। वहीं आसिफ अली जरदारी जो हैं वो अब राष्ट्रपति होंगे। तो ये ऑफर दोनों ही पार्टियों ने दिया है एक दूसरे को, पीपीपी ने और पीएमएल ने। ये तस्वीर अभी तक साफ हो पाई है, यानी कि शरीफ और जरदारी ही पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी लिखेंगे। पाक सेना ने पाकिस्तान को फंसा दिया। कैसे? सेना के लिए जरूरी थी एक अस्थिर सरकार। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं लेने दिया गया, क्योंकि जिस प्रकार से 72 घंटों तक वोटिंग चली और जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। नवाज शरीफ पर सेना को भरोसा नहीं है। सेना ने शहबाज शरीफ का नाम आगे किया। जनरल मुनीर के आगे बिलावल भुट्टो को झुकना पड़ा। पीटीआई का सेना और नवाज के आगे झुकने से इनकार। और डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने जरदारी और शरीफ परिवार ही अब पाकिस्तान की किस्मत तय करने वाले हैं। दो ही परिवारों का पूरे पाकिस्तान पे राज होगा। कुछ तस्वीर तो ऐसी निकल के सामने आ रही है। देखिए राजेश जी, पाकिस्तान की बर्बादी का मूल कारण ही है कि भारत में तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बैंकों, भारत में राजा महाराजाओं की संपत्ति को ले लिया गया, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां पर न तो भूदान जैसे आंदोलन हुए और न ही वहां पर जो पारदर्शिता से अच्छे पद के लिए कुछ नौकरियों के चांस दिए गए। जैसे भारत में गरीब परिवारों के बच्चे जब किसी जिले के कलेक्टर बनते हैं तो फिर वो जो सामंतवादी जो शक्तियां हैं वो स्वयं हस्तगत हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हुआ ही नहीं। और यही कारण है कि पाकिस्तान में जो 10 से 15% लोग हैं वो सेना के भी महत्वपूर्ण पदों पर हैं, वो जो प्रशासनिक महत्वपूर्ण पदों पर है, पुलिस के महत्वपूर्ण पदों पर रहे, और राजनीतिक घरानों में भी यही हाल है। और यही कारण है कि जो इनके हित जो है वो इतने अमेरिका जैसे देशों से, मध्य पूर्व से जुड़े हुए हैं, व्यापार पर भी इनका कब्जा है, तो ये दूसरों को कब्जा देना ही नहीं चाहते। अब देखिए कितना दिलचस्प सवाल है या कितने दिलचस्प चीज है कि उस देश के लोगों ने दोनों राजनीतिक पार्टियां जो थी, पीपी को ले ले या मुस्लिम लीग को ले ले, दोनों को ठुकरा दिया। और आजाद उम्मीदवारों को इसके बावजूद कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद आजाद उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा जताया। इसका मतलब है कि वहां के जो लोकतंत्र, वहां के जो लोग हैं वो लोकतंत्र को पसंद करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वहां पर लोकतंत्र यदि सही तरीके से स्थापित हो गया तो भारत जैसे देशों के साथ अच्छे संबंध हो जाएंगे, लेकिन ये सामंतवादी ताकतें ऐसा चाहती ही नहीं है। और ये दुर्भाग्य इस देश का कि एक बार फिर जरदारी और भुट्टो जो है वो मिलकर सरकार को बना रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि जो पीपीपी है वो बाहर से समर्थन कर रही है। मतलब यदि बाहर से समर्थन करती है तो आप समझ लीजिए राजेश जी कि आने वाले समय में जो जरदारी है, जरदारी की नजरें जो है वो स्वतंत्र उम्मीदवारों पर होगी, और स्वतंत्र उम्मीदवारों को कैसे अपने पक्ष में लाकर बिलावल भुट्टो को आने वाले समय में प्रधानमंत्री बना दे, इसकी कोशिशें वहां पर होगी, क्योंकि वहां पर खरीद फरोख्त की चीजें तो चली रही है। तो सेना ने एक बार फिर इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करके, कमजोर लोगों को आगे लाकर वहां सत्ता सौंप कर यह सुनिश्चित कर दिया है कि देश। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। वो इस देश को गृह युद्ध की ओर धकेल सकते। ठीक है, मैं फिर आता हूं आपके पास, आता हूं सर। मेजर जनरल राजन कोचर सर, क्या वाकई में
जो ये खेल खेला गया है बहुत बारीकी से जनरल मुनीर की तरफ से खेला गया, क्योंकि जरूरी था कि एक अस्थिर सरकार हो, एक ऐसी सरकार हो जो सेना की बैसाखी पर चले और फिर पाकिस्तान पे राज करे। जिस प्रकार से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं लेने दिया गया और अब कहा जा रहा है कि नहीं, शहबाज ही पीएम बनेंगे। किस प्रकार से पर्दे के पीछे सेना की भूमिका को देखेंगे आप, या फिर सेना ने कोई रोल अदा नहीं किया है? सर देखिए, सेना का तो बहुत बड़ा रोल है इसमें, हम सबको पता है। और पहले दिन जब रिजल्ट्स का जो काउंटिंग स्टार्ट हुई थी जी, तो उस टाइम पे तकरीबन 180 सीट्स पर पीटीआई लीड कर रहा था। तो उस टाइम पे आपको याद होगा 5 से 6 घंटे तक गिनती को रोक दिया गया था, बिकॉज सेना ने रियलाइज किया कि अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि सेना ने अनुमान नहीं लगाया था कि पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स को इतनी वोट्स मिल जाएगी जी। फिर उसके बाद आपने ड्रामा देखा और जो आपके इंटरनेट आपके बंद कर दिए गए और ये सारी अपनी चीजें अपना चलती रही, और रिटर्निंग ऑफिसर और जो आपके पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनके बीच का जो फॉर्म 47 का जो ड्रामा हुआ वो सब हमारे सामने था। और सिचुएशन अभी ऐसी आ रही थी कि बिलावल को एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी पीएमएनएलएफ की तरफ से कि आप प्राइम मिनिस्टर बने जी। और बिलावल उसके ऊपर काफी जो उनकी जो पार्टी है उसको पीपीपी, उसके ऊपर काफी इसके ऊपर डिस्कशन हुआ और यहाँ पे फौज बीच में आ गई, बिकॉज फौज नहीं चाहती है कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर बने। फौज नहीं चाहती है कि पीटीआई की जो पार्टी है वो एकजुट रहे, और इसीलिए आपने देखा होगा 1.5 साल शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है और फौज के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा। इसीलिए फौज को कॉन्फिडेंस था, जनरल मुनीर को कॉन्फिडेंस था कि शहबाज को ही लाया जाए बीच में। और दूसरा एक चीज और भी आपने उसको देखी होगी कि बिलावल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो उस पे भी फौज ने इंश्योर किया कि बिलावल गवर्नमेंट का हिस्सा बने जी, क्योंकि अगर इस गवर्नमेंट को चलाना है और एटलीस्ट इनको 2-3 साल तक अगर इस पाकिस्तान को स्टेबिलिटी देनी है तो बहुत जरूरी था कि इसको शरीफ और बिलावल एक साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाए, और इसमें भी फौज का बहुत बड़ा हाथ था। और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि इस जरदारी को बेशक आई डोंट थिंक इसको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, बिकॉज फौज की मंजूरी नहीं होगी इसके ऊपर और कोई और आएगा प्रेसिडेंट, बिकॉज फौज नहीं चाहेगी कि इस तरीके की गवर्नमेंट पाकिस्तान को रन करे कि बाद में ये पीटीआई के इंडिपेंडेंस को तोड़ा जाए और पीपी पावर में आ जाए। तो उसको मुझे ऐसा लगता है कि फौज ने इंश्योर किया कि एटलीस्ट 2-3 साल तक एक स्टेबिलिटी पाकिस्तान में होनी चाहिए, और इसलिए ये दो जो पार्टीज हैं जो लेकिन एक बड़ी मजेदार बात भी कही आपने कि फौज ने सिर्फ 2-2.5 साल के लिए इंश्योर किया है, 5 साल की इंश्योरिटी नहीं दी है। चलिए मैं अनुपम जी आपके पास आ रहा हूं। अनुपम सर, एक पॉइंट और भी है, नवाज शरीफ को लेकर बहुत चर्चा थी, ब्रिटेन से उन्हें लाया जाता है और फिर जमकर चुनाव प्रचार उनसे कराया जाता है और कहा जाता है कि देखिए नवाज शरीफ को वोट मिलेंगे, और लेकिन जो नतीजे आते हैं वो बताने के लिए काफी थे कि दुनिया पाकिस्तान की आवाम की पहली पसंद इमरान खान थे और फिर उसके बाद जो है नवाज शरीफ थे। लेकिन अब नवाज शरीफ पर सेना की सहमति ना होना, शहबाज पर सहमति होना, किस लिहाज से हम इस एंगल को भी देखें? देखिए राजेश जी, पाकिस्तान की सेना ने नवाज शरीफ को आगे करके एक दांव खेला था। उनको लगता था कि पूर्व पीएम इमरान खान की लोकप्रियता के आगे अगर कोई टिक सकता है तो वो इकलौता नवाज शरीफ है, क्योंकि भुट्टो परिवार के पास अब राजनीतिक जो साख है वो कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह गई जी। और नवाज शरीफ चूंकि काफी लंबे समय से देश से बाहर थे और पाकिस्तान की आर्मी को लगता था शायद ये व्यक्ति अभी भी पॉपुलर होगा
और इस कदर पॉपुलर होगा कि वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पर वो दांव उल्टा पड़ गया और पाकिस्तान आर्मी ने इस बात को समझने में थोड़ा सा देर कर दी। जब रिजल्ट्स आए तो निश्चित तौर पर मैं मेयर जनरल साहब की बात से सहमत हूं कि वो जो ड्रामा चला है वो ड्रामा इसीलिए चल रहा था, वोट काउंटिंग लगातार चल रही थी कि किसी न किसी तरह से नवाज शरीफ को विजेता घोषित कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में पीटीआई के समर्थक जमा हुए, विद्रोह की सुगबुगाहट हुई, ये ऐसा लगने लगा था उन वोट काउंटिंग के समय में कि एक बार फिर से वो पिछले साल जैसी घटना हो सकती है जब जनरल हेडक्वार्टर के ऊपर पाकिस्तान की आवाम टूट पड़ी थी। पाकिस्तान आर्मी जो है एक चीज में बहुत माहिर है, राजनीति करने में। और यहाँ पर फिर उसने राजनीति खेली है, जो अपना पुराना दांव था नवाज शरीफ वाला, उसको अब वो पीछे ले रहे हैं और शहबाज शरीफ जैसे एक फेल्ड प्राइम मिनिस्टर को आगे कर रहे हैं, जिसको पाकिस्तान की सिचुएशन से कोई खास लेना देना नहीं है। वो व्यक्ति पंजाब का सीएम लंबे समय तक रहा है, पंजाब की कोई प्रोग्रेस नहीं करी। देश का, पाकिस्तान का पीएम रहा है कुछ समय के लिए, वहां पर भी देखा हमने किस तरह से आर्थिक दुष्चक्र में पाकिस्तान फंसता चला गया। और अब अगर वो दोबारा बनता है, और मैं भी इस बात से सहमत हूं, मुझे बहुत दिलचस्प है और यही हकीकत भी है कि पाकिस्तान आर्मी ने सिर्फ 2 से 2.5 साल का समय दिया इन दोनों पार्टियों को। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी एसेस करेगी सिचुएशन को, और अगर असेसमेंट में लगा कि ये लोग कठपुतलियों जैसे और शासन कर सकते हैं तो इनको आगे मौका दिया जाएगा, इनका कार्यकाल 5 साल तक किया जाएगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि इमरान जेल से बाहर आ जाएंगे, नहीं आने वाले हैं, इमरान वापस नहीं आएंगे, अभी मुश्किल लगता है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। एक जमाना था जब नवाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी एक दूसरे के खिलाफ लगते थे, लेकिन एक बार वो साथ में आए। इमरान को जेल में मायूस होने की जरूरत नहीं है, 2.5 साल का इंतजार करना होगा। मैं यही कहना चाहता हूं। चलिए डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू, सेना स्वयं खुद अपने आप ले सकते हैं। जी डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने एक पॉइंट और, नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री थे, हम चाहे 2014 की बात कर लें जब पीएम मोदी सत्ता में आए, और उससे पहले जब अटल जी सत्ता में थे 1999 का वो दौर, लाहौर की उनकी वो यात्रा, तब कोशिश हुई है दोनों देशों की तरफ से कि संबंधों को ठीक किया जाए, जो विवाद हैं उनको सुलझाया जाए। नवाज नहीं तो शहबाज आ रहे हैं, लेकिन ये तो साफ पता है कि राज नवाज का ही चलेगा, लेकिन रिमोट जनरल मुनीर के हाथ में होगा। तो कोई पॉसिबिलिटी है कि एक बातचीत शुरू हो, या फिर सेना के हाथ में ही सब कुछ होगा? कैसे देखें? सबसे पहले यदि आप भारत के संदर्भ में लें यदि, तो राजेश जी ये कहना इसलिए मुश्किल है जी, क्योंकि जो विपक्ष है पाकिस्तान का बहुत मजबूत है, और विपक्ष ने की जो कश्मीर को लेकर इमरान खान जो है वो बहुत ही दृढ़ होकर या कट्टर होकर काम कर रहे हैं। तो यदि कोई भी ऐसा कदम जो भारत के पक्ष में यदि उठाते नवाज शरीफ कोशिश करे, शहबाज शरीफ कोशिश करे, तो विरोध प्रदर्शन तो अभी से पाकिस्तान में होगा ही शुरू। और जो इमरान खान के चाहने वाले लोग हैं या जो उनके समर्थक है वो बेलगाम है। तो सेना ऐसी कोई भी कोशिश करेगी, यह भी सोचना मुश्किल है या ये कहना मुश्किल है। दूसरी तरफ यह भी है कि अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि पाकिस्तान में जो इमरान खान के समर्थक है उनको चुप कैसे रखा जाए। पाकिस्तान का जो सेना का ध्यान, देखिए ईरान की ओर से उनको चुनौती मिल रही है, तालिबान की ओर से मिल रही है, तहरीक तालिबान उनके देश में बैठा हुआ है। उसके बाद यदि कोई वो दुस्साहस करने की कोशिश करते हैं तो तहरीक इंसाफ पार्टी के जो समर्थक है वो सड़कों पर उतर ही आएंगे। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान का जो राजनीतिक सिनेरियो है वो 1999 जैसा नहीं है, जब नवाज शरीफ की स्टेबल गवर्नमेंट थी। वहां पर अभी बहुत ही कमजोर सरकार है, और उस कमजोर सरकार के ऊपर एक बहुत ही लोकप्रिय विपक्ष खड़ा हुआ है। तो ऐसे में सेना जो है कोई कदम उठाने नहीं जा रही, ऐसा दिखता भी नहीं है। और भारत के साथ कम से कम संबंधों को लेकर तो ऐसा लगता नहीं है कि इसकी जो साहस है वो नवाज शरीफ जो है इतने कमजोर जनादेश के साथ कर सकते हैं, शहबाज शरीफ कर सकते हैं, या फिर सेना कर सकती है। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के पार बात इजराइल की करेंगे, क्योंकि टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन जो हैं वो इजिप्ट के दौरे पर पहुंचे हैं। 10 साल बाद दोनों देशों में संबंधों को सुधारने की कोशिश हुई है, लेकिन इजराइल पे इसका क्या इंपैक्ट होने वाला? वक्त में इजिप्ट के पास भी ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा मौका उसको मिले तो वहां से भी कोई थ्रेट आ सकता है इजराइल को। तो और दूसरा एक चीज है, अब्राहम अकॉर्ड के बाद आपने देखा कि इजिप्ट एक्चुअली मार्जिनलाइज हो गया था जी, बिकॉज इजराइल
सऊदी अरेबिया, आपका यूएई जैसे कंट्रीज और बहरीन और मोरक्को ये इकट्ठे हो रहे थे जी। तो इजिप्ट को ऐसे लग रहा था कि वो शायद अभी आइसोलेटेड हो जाएगा, तो इसीलिए एक रीजन अपना ये भी था कि वो टर्की के साथ हाथ मिला रहा है। और ये इजराइल के लिए भी चिंताजनक हो सकता है। लेकिन अनुपम जी, जो अहम पॉइंट यहाँ पे समझना बहुत जरूरी भी है, एक लंबा वक्त इजराइल हमास जंग को चलते हुए हो गया है, कई लोगों की जान जा चुकी है, 30,000 के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी आसार नहीं है इस जंग के खत्म होने के। कैसे हम देखें, तमाम प्रेशर जो हैं वो कहें तो नाकाफी हैं आईडीएफ के लिए या नेतन्याहू के लिए, उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया है। देखिए राजेश जी, ये तो 21वीं शताब्दी की कड़वी सच्चाई है कि आप यहाँ पर बातों से जरूर कह सकते हैं कि युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि युद्ध खत्म नहीं होते हैं। हमने अभी यूक्रेन वॉर देखा जो अभी तक चालू है, हमास वॉर के बारे में ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि जब अर्बन वॉरफेयर होता है, जब गलियों में, सड़कों में, घरों के अंदर युद्ध शुरू हो जाते हैं, जब चीजें राजनीति से बाहर निकल आती हैं और सिर्फ सीधी सीधी लड़ाई शुरू हो जाती है, तो वहां पर युद्ध खत्म होने का कोई चांस ही नहीं होता है। तो मुझे लगता है इजराइल को अभी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही सोचना पड़ेगा, तभी वो इस लड़ाई को खत्म कर सकता है। अदरवाइज हमास, जो कि पूरी तरह से ईरान बैक्ड मिलिशिया है, उसके आज लड़ा के मार दिए जाएंगे। ईरान कुछ लोगों को और पंप कर सकता है, वो मार दिए जाएंगे तो पूरी दुनिया भर में ऐसी सोच रखने वाले बहुत लोग हैं जो कि वहां पर जाकर के हमास बन के लड़ सकते हैं। तो ये सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है, इसके लिए कुछ ना कुछ नए रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे। और फलस्तीन का मसला जो है, इजराइल का मसला जो है, ये जब तक यूनाइटेड नेशंस बीच बचाव नहीं करता, इस युद्ध को जबरदस्ती नहीं रोकवाता है, क्योंकि नेतान्याहू साहब की एक मजबूरी भी है, उनको पॉलिटिकल माइलेज भी देना है, उनको बदला भी लेना है, उनको अपने नागरिकों को भी एड्रेस करना है और उनको दुनिया को भी अपनी सख्ती दिखानी है कि हम बहुत सख्त देश हैं। तो हर चीजें एक साथ कवर अप नहीं करी जा सकती हैं। तो नेतान्याहू साहब के बारे में हमको ये भी समझना पड़ेगा कि पिछले दिनों जब से ये हमास की जंग चालू नहीं हुई थी, उस समय उनकी जो राजनीतिक जो कुर्सी थी वो काफी डगमगा रही थी जी। एक तरह से हमास के हमले ने उनको एक मौका दिया है कि वो एक सख्त लीडर की छवि अपनाए, उसका राजनीतिक लाभ भी वो उठा सकते हैं। तो अब ये कहां तक जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जंगें 21वीं शताब्दी में इतनी आसानी से खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि अब केवल दो लोगों के बीच में जंग नहीं होती। भाई लड़ते हुए सिर्फ दो दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जो मेजर प्लेयर्स जो हैं वो पर्दे के पीछे होते हैं। और मुझे लगता है ये भारत जैसे देश के लिए भी एक संदेश है कि आपको एक लॉन्ग वॉर के लिए तैयार रहना होगा, फिर वो चाहे पाकिस्तान के साथ हो या चीन के साथ। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। मेजर जनरल राजन कोचर सर बहुत बहुत शुक्रिया, अनुपम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाने के लिए। तो सबसे अंत में पुलवामा के शहीदों को जेके परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि, भगवान उनके परिवारों को हिम्मत दे कि वो आगे बढ़ सकें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत कुछ उस हमले से भारत ने सीखा है और अगर जरूरत पड़ी तो भारत एक बार फिर से LOC पार एक्शन करने के लिए तैयार है। तो आज डिफेंस स्पेशल में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।